नमस्कार दर्शकों, मैं हूं एडवोकेट अलीशा कोहली। स्वागत करती हूं आपका अपने टीवी न्यूज़ चैनल में, गुलजार न्यूज़ चैनल में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम एक लॉ सीरीज़ चला रहे हैं और उसमें हम कुछ टॉपिक्स पे आपके साथ डिस्कशन करेंगे। आज के हमारे रिसोर्स पर्सन है प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट रिटायर्ड सेशन जज हमारे साथ हैं सुभाष गुप्ता जी। और मैं आपका बहुत तहे दिल से स्वागत करती हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारे दर्शकों के लिए टाइम निकाला। थैंक यू। स्वागत है आपका, आप आए। हाँ। तो कानूनी ज्ञान की बात आज भी हम जारी रखेंगे जी। और पिछली जो हमने बातें की थी इंडियन पीनल कोड पे, उसी पे मुझे लगता है कि थोड़ा इसे रिव्यू हमने क्या किया था, हमने बताया जी। था मैं इस पे आने ही वाली थी कि हम अपने जो पुराना टॉपिक था थेफ्ट यानी कि प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हम डिस्कशन कर रहे थे कुछ क्राइम्स को लेकर, जिसमें सबसे पहले हमने डिस्कशन की थी थेफ्ट को। और आज हम डिस्कशन करेंगे एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ दी क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, जिसमें थेफ्ट के बाद एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डकैती आती है। लेकिन हम थोड़ा फ्लैशबैक में जाके जज साहब से वापस रिव्यू करवाते हैं जो हमने डिस्कस किया था। तो पहले आपने पूछा था कि इंडियन पीनल कोड कैसे आया तो हमने बताया था कि इसकी, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स के प्रोसीजर थे और जो क्या कहते हैं कि लॉ थे और उनकी यूनिफॉर्मिटी नहीं थी क्रिमिनल मैटर्स में जस्टिस करने का, और प्रोसीजर को इस्टेब्लिश नहीं था प्रॉपर। और तो हम लोग इंडियन पीनल कोड आया, तो उसके बाद इसकी फिर बात हुई थी कि एप्लीकेबिलिटी कहाँ है, जुरिस्डिक्शन कहाँ है। तो हमने बताया था कि इट इज नाउ एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। और फिर आपने पूछा किन लोगों पे ये लागू होगा, तो हमने कहा कि इनसाइड जो लोग होंगे, सॉवरेन स्टेट है इंडिया की, और जो लोग बाहर भी होंगे, एयर क्राफ्ट की बात की थी, रजिस्टर्ड इन इंडिया, शिप की बात की थी, सेलिंग एनी जोन एनीवेयर बट रजिस्टर्ड विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो सारे उनमें अगर कोई होगा तो ये बातें हमने की थी। तो थेफ्ट में हमने बातें थेफ्ट पे, चोरी के बाद में हमने जो मूवेबल प्रॉपर्टी का जिक्र किया था, और मूवेबल में जो व्हीकल्स हैं, कार हैं, स्कूटीज हैं, और कुछ क्वेश्चन आपने पूछे थे, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे। जो स्टूडेंट्स हैं, आपने देखो जो एस्पायरेंट्स हैं जुडिशियल सर्विस के, जहाँ क्लैट में बच्चे जा रहे हैं, दूसरे हैं, ये जो टिटविट्स कह सकते हो आप, ये नाइस्टीज ऑफ लॉ हैं जो आपने पिछले बार फ्रेम किए थे। तो ये तो हम तो देखो दो किस्म के, एक एकेडमिक नॉलेज है जो स्टूडेंट्स को होती है, मेरी नॉलेज दोनों है, एकेडमिक भी है और उसकी एप्लीकेबिलिटी भी है। इसको हम कहते हैं लीगल अप्लाइड लॉ, जो हमारा मतलब कैसे अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास हर फैक्ट्स में, हर सिचुएशन में एविडेंस क्या आई है, सिचुएशन क्या है, उसके पे बातें होती है। तो पहली बार आपने कहा ज्यूल वॉक्स का मामला उठाया था कि कोई बंदा ज्यूल वॉक्स एक है, और उसको ये है कि उसमें ज्यूल्स हैं, कुछ वैल्यूबल ऑर्नामेंट्स हैं, कुछ हैं, तो वो ले जाता है। तो मैंने देखो टेक्निकली नहीं कह सकते, मैं सिचुएशन के मुताबिक, मतलब फैक्ट्स के मुताबिक, क्योंकि फैक्ट्स जो होते हैं जस्ट नो में तो होगा नहीं कोई मिला। इट डिपेंड्स अपॉन के एविडेंस क्या है। कोई भी डिसीजन आता है, पहले आपको पता है ट्रायल होता है, उसमें सारी बातें होती है, एविडेंस कितनी आई। तो अगर मैंने उस वक्त किया कि ज्यूल बॉक्स में चाहे ऑर्नामेंट्स नहीं थे, लेकिन ज्यूल जो बॉक्स था उसकी वैल्यू थी, हमने कहा कि चोरी, लाख की चोरी की वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज नॉट मटेरियल इररिलेवेंट, बट उसका कोई नहीं है, और इंटेंशन और डिसऑनेस्ट इंटेंशन और प्रॉपर्टी का कोई मूल्य नहीं है। जो भी प्रॉपर्टी अगर किसी ने डिसइंटेंशन से ले गया, चोरी कर ली है, तो वो थेफ्ट कहलाई जाएगी। तो जो मैंने उससे आपको क्लियर देखो मैं पिछले थोड़ा और इसमें हम एक्सपेंड करेंगे, बताएंगे। नेचुरली डिसऑनेस्ट इंटेंशन जो सेक्शन 24 में आईपीसी में, नेचुरली ज्यूल बॉक्स ले गया तो उसमें ज्यूल नहीं थे, तो रॉन्गफुल लॉस भी नहीं हुआ ओनर को, और रॉन्गफुल गेन भी नहीं हुआ। तो वो अंदर वाले ऑर्नामेंट्स हैं उनकी चोरी नहीं हुई जी, उनकी थेफ्ट नहीं हुई। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड और भाई डिबेटेबल, लेकिन उस बॉक्स की चोरी हुई। तो आज हम इस बात पे आपको क्लियर करते, मतलब ये बड़ा ये नहीं है कि आप मतलब ये एप्लीकेशन ऑफ द लॉ कि आपने अप्लाई कर, सिचुएशन क्या है, एविडेंस क्या है, ये डिसीजन है उसके मुताबिक। तो ये डिपेंड्स अपॉन कि प्रोसिक्यूटर कैसे करता है इसको, डिपेंड पब्लिक केस को, और डिफेंस लॉयर इसको कैसे सिचुएशन बनाता है।
तो ये जो है आपकी बात ठीक है, wrongful loss और wrongful gain और dishonest retention the very material। एक और आपने पूछा कि डेड बॉडी है, डेड बॉडी है, उसके पास कुछ है, तो हमने उस वक्त कहा था कि भाई उस वक्त कि उसके पास जो भी है, अगर इसमें सिचुएशन है, फॉर एग्जाम्पल जो ऑफेंस होता है, ये आपको स्पेसिफिक बता दूं, J404 अच्छा सेक्शन इसमें पर्टिकुलर है डेड बॉडी से ले जाना, लेकिन पीरियड कौन सा है, जो अबंडन डेड बॉडी है, अबंडन डेड बॉडी। फॉर एग्जाम्पल जब एक बार कोई किसी का मर्डर कर देता है, हाँ, जहाँ एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, वो अबंडन डेड बॉडी किसी के कॉलोनी में, तो इमीडिएट वो हो सकता है डेड बॉडी पुलिस के कब्जे में आ गई, जहाँ उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास आ गई। तो थोड़ा क्लियर कर दूं, वो जो बीच वाला टाइम था, अगर उसमें कोई चोरी करता है, पिल फिजेल्स होती है, पाइलेज जो आप बोलते हो, पाइलेज जो उस दौरान जब डेथ हुई, जब किसी के भी पोजीशन में बॉडी नहीं है, तो अगर पोजीशन में है, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल देता हूँ, आपने कहा था कि वो डेड बॉडी है, तो हम ये लेते हैं एक्सीडेंट हुआ, हो सकता है डेड बॉडी उनके ही पास आ गई, हाँ। वो किसी अरेंज करने के लिए गए व्हीकल्स को कैरी करने के लिए हॉस्पिटल में, इन द मीनवाइल चोर आया, उसने उसके चुरा ली, जहाँ जैसे मैंने एग्जांपल दी मार्चरी, हाँ। तो वो नेचुरली जब पुलिस ने डेड बॉडी ली, मार्चरी में पोस्टमार्टम करवाया होगा, और आफ्टर पोस्टमार्टम जैसे होता है कोई क्राइम एक्सीडेंट का होगा, मर्डर होगा, कुछ भी हो, उसमें आफ्टर डेड बॉडी पहले कब्जे में लेते हैं जी, उसके बाद क्या करते हैं, वो उनको देते हैं उसकी जो रिलेटिव्स होते हैं उनको, और परफॉर्मेंस ऑफ लास्ट क्रिमेशन जो भी होते हैं। तो आज आप बताइए आगे, इसके आगे जाएंगे, एग्रावेट बात तो आपने एग्रावेटेड फॉर्म, तो एग्रावेटेड फॉर्म जो है वो पता है, बेसिक थेफ्ट ही उसकी थेफ्ट है, एक्सटॉर्शन है, एक्सटॉर्शन है जैसे फिरौती डिमांड करता है, तो उसमें क्या है, प्रिपरेशन है, वो एप्रीहेंड कर रहा है जिसके पास, जिससे वो प्रॉपर्टी हटाना चाहता है, जिससे लेना चाहता है, उसको प्रिपरेशन की है, उसके पास जो समझता है दूसरे की इसके पास पिस्टल है, जब इसके पास लाठी है, तो वो लाठी कहता है लाठी है मेरे पास, निकाल पैसे, तो वो जब फोन पे कहता है कि तेरा बच्चा मेरे कब्जे में है, तो वो वाली जो एक्सटॉर्शन आ जाती है, और एक उसके बाद आप जाएंगे रॉबरी पे। रॉबरी जो है इमीडिएट थ्रेट है, थ्रेट है किस किस चीज का, हर्ट, सिंपल, ग्रीवियस एंड जो डेथ, और रॉन्गफुल स्टेट भी। फॉर एग्जाम्पल एक जैसे आप पर्स नेचर्स होते हैं लेडीज के जो वनरेबल हमारे पास विक्टिम्स होते हैं, जो चैंस नेचर्स हैं, उस वक्त इमीडिएट थ्रेट होता है, जैसे किसी का बच्चा उठाया, किसी के घर में चले गए, बच्चा पकड़ लिया, हाँ। निकालो जो भी है आपके पास, या किसी की और गर्दन पे इमीडिएट रख दिया, गन पॉइंट पे कर दिया, लिथल वेपन यूज कर लिया, और कहा जे हमें जो प्रॉपर्टी दो ऑर्नामेंट जो भी है, जब स्नैचिंग होगी, ये आ गया आपका रॉबरी में, मतलब वो फोर्सिबल, मतलब उसमें होना चाहिए, इमीडिएट थ्रेट होना चाहिए। तो और इसकी आगे और आ जाएंगे डकैती पे, तो डकैती आपके पता है कि उसमें 5 और मोर पर्सन होने चाहिए, तो ये रॉबरी की ही एग्रेवेट फॉर्म, और उनकी एक जो जैसे अनलॉफुल असेंबली आपने पढ़ा होगा जी, जहां पे कंसर्ट होता है, इसमें जो यूज किया है बहुत डकैती में कंजाइंटली, मतलब जो, और उसमें अगर एक आदमी भी उनका मतलब जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल 5 आदमी होंगे, अगर कोई एक आदमी फॉर एग्जाम्पल होता है डकैती करने के लिए, एक वहां पहरे दे रहे हैं 2 बंदे गन लेके, दूसरे अंदर गए वहां पे, और सिचुएशन ऐसी बना दी 5 हैं, उससे 5 से ज्यादा भी हो सकते हैं, अगर किसी की प्रॉपर्टी वो जबरदस्ती ले जाते हैं उनके घर से, जैसा तो वो डकैती में, माना ये चाहता है कि बाद में वो ये नहीं कहते मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो खड़ा होके देख रहा था बस, वो जैसे आपने अनलॉफुल असेंबली में है, हाँ। उसमें कॉन्शियस इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, और लॉ जो इसकी और एग्रेवेटेड फॉर्म है, मर्डर कमिट कर लेती है वो 5 बंदों में एक बंदा, तो
ऑल आर डकैती करते हुए। responsible. पता है आपको, डकैती जब हो रही है तो उसमें किसी ने वो किया, क्या कहते हैं वो, उसने रोका, रेजिस्टेंस दिखाई, तो उस वक्त टेरर क्रिएट करने की कोशिश की, तो वहां पे फायर हुआ, बंदा उसकी डेथ हो गई, तो वो ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट मर्डर। सब मेरे दिमाग में बहुत सवाल आ रहे हैं, पर पहला सवाल मैं ये लेती हूँ कि जैसे आपने कहा कि इसमें कॉमन इंटेंशन होनी चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए 5 बंदे जो थे उनको सज़ा होती है, ट्रायल चलता है, क्योंकि जैसे हमने कहा कि ये किताबी बातों से ट्रायल बहुत अलग है। अप्लाइड लॉ लेना है, अप्लाइड ले लेना है किताबी, वो स्कूल वाली लॉ स्कूल वाली और कॉलेजेस वाली बात हाँ, क्योंकि डिफेंस अपनी प्लीडिंग ले रहा है, प्रोसिक्यूशन अपनी प्रोसीडिंग ले रहा है, अब एविडेंस वो अपना ला रहे हैं, और मान लीजिए उन 5 लोगों में 2 लोग जो है बेगुनाह पाए जाते हैं, ठीक है, तो क्या बाकी 3 भी बेगुनाह होंगे? नेचुरली, ये ऑब्वियसली देखो ना, 5 डकैती अगर आपने साबित करना है तो 5 बंदे चाहिए। जैसे अनलॉफुल असेंबली में अगर 5 नहीं हाँ। तो 3 आए तो ऑब्वियसली 2-3 वुड बी गेट एक्यूटेड। अगर 2 हो गए, हाँ, एक और मैं सिचुएशन आपको बता दूं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने कहा कि उनका कंजाइंट या कंसर्ट नहीं, जहाँ पहले कोई नहीं था, 2 बंदों को इसलिए छोड़ दिया जाए गया, तो डकैती नहीं हो सकता। कुछ सिचुएशन ऐसी आई, मैं अभी नहीं मतलब पूरा कर रहा, सिचुएशन आया, वो सिचुएशन रॉबरी में भी आ सकती है, रॉबरी में भी आ सकती है, क्योंकि 5 नहीं हुए, बाकी अगर कोई प्रॉपर्टी उनकी ले गए तो 3 बंदों पर रॉबरी का भी हो सकता है। अगर उनके सिर्फ यही है, कोई एविडेंस इस किस्म की है कि डकैती के लिए एविडेंस है उनके पास, डिपेंड्स अपॉन फैक्ट्स एंड द एविडेंस लेड बाय द प्रोसिक्यूशन, जैसे ये पर्टिकुलर केस। हाँ, एक और मैं बताऊँ, जनरली स्पीकिंग, एफआईआर लगानी है, आपने कहा कि 5 आदमी थे, 5 से 10 थे, 5 से ज्यादा थे, तो और रात को उन्होंने कोई डकैती की, किसी घर में की, किसी की शॉप पे की, या कहीं भी। गांव में आते थे डाकू, आपने फिल्मों में देखा होगा, पहले पुरानी पिक्चर चलती थी, आते थे तो हाँ, वो उठा लेते थे, कुछ भी करते थे। अगर अनआइडेंटिफाइड है, आपने क्या करना है, पूछना है। जब एफआईआर लगती है तो वहां पे आप एफआईआर देते हैं कि 3 बंदों को हमने आइडेंटिफाई कर दिया, तो मैं सिचुएशन बना रहा हूँ, जो सिचुएशन होती है वो 2 बंदों को अनआइडेंटिफाइड है, जहाँ 3 बंदे अनआइडेंटिफाइड है, तो उस पर क्या चलान दिया जाएगा? उसमें ये डकैती आएगी। क्यों? क्योंकि 5 बंदे तो हैं। नाउ इट इज ड्यूटी ऑफ द पुलिस टू इन्वेस्टिगेट एंड फाइंड आउट who 2 or 3 persons who were not earlier identified. अगर उनकी आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, एविडेंस उनकी हो जाती है, जो तो वो 5 और 5 से एक्सीड करते थे, तो ऑब्वियसली पहली एफआईआर भी 395 में लगेगी डकैती में। और जो आपकी बात है कि साबित एविडेंस आ गई कि भाई 3 ये थे जो ट्रायल फेस कर रहे हैं। मैं आपको एक और सिचुएशन में डालूंगा, 3 वो हैं, 2 के बाद अनआइडेंटिफाई रहेगी, नहीं हो गया इन्वेस्टिगेशन, 3 और थे इन्वेस्टिगेशन, तो नेचुरली इन्वॉल्वमेंट किसकी है, हमने देखना है कितने लोग इन्वॉल्व थे, 5 और मोर देन 5 इन्वॉल्वमेंट, जो कमीशन ऑफ ऑफेंस ऑफ डकैती है, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन में भी अनआइडेंटिफाइड, तो वो जो 3 लोग हैं उनको डकैती की सजा मिलेगी। जे एक देखिए, मतलब ये जो सिचुएशन है, और हम प्रैक्टिकल ही बात करेंगे, क्योंकि आज मेरे साथ एडवोकेट हैं, तो एडवोकेट के साथ ताकि बच्चे पूरी बातें समझें और ताकि बात करें जी। अब क्वेश्चन ये आता है, ये थोड़ा एकेडमिक भी है, व्हेन रॉबरी इज थेफ्ट एंड व्हेन रॉबरी इज एक्सटॉर्शन। देखिए, रॉबरी इंडिपेंडेंट ऑफेंसेस है, इनके इंग्रेडिएंट्स हर एक के एक आधार है। हाँ, ये कह सकते हो कि हर एक रॉबरी में या तो एक्सटॉर्शन है या थेफ्ट है, ये नहीं है। थेफ्ट के भी इंग्रेडिएंट्स अपने हैं, उसमें यूज ऑफ फोर्स, डिसइंटेंशन है, बड़ी कंफर्टेबल, उसको बोल ले जाते हैं। हम ये कह सकते हैं कि चोरी कब शेप ले लेती है रॉबरी का, और एक्सटॉर्शन कब शेप ले लेती है? चोरी का शेप नहीं है, आपको है क्या है, इन्वॉल्वमेंट है, मोबाइल प्रॉपर्टी आपसे ली,
ली गई, रॉन्गफुल लॉस हो गया, रॉन्गफुल लॉस, जिसकी गई विक्टिम है, अग्रीव्ड है, हाँ, तो जिसने ली रॉन्गफुल लॉस, जो डाकू आया, रावर आया, जिसने डे रॉब किया, जहाँ एक्सटॉर्शन ने फिरौती ली या किसी किस्म का, तो उसको गेन हुआ, उसको लॉस। तो डिसऑनेस्ट तो है ही है ना, चाहे वो किसी का रॉन्गफुल लॉस और रॉन्गफुल गेन होना, तो डिसऑनेस्ट है। डिसऑनेस्ट है, फोर्स यूज कर रहा है बंदा, वो थ्रेट डाल रहा है, तो ये और इससे बड़ी बात क्या है। तो मैं और आगे इसके आगे ही जो प्रॉपर्टी अगेंस्ट है, जैसे हमने 404 की बात की जी, तो आपके पास एक और टॉपिक है मिस एप्रोप्रिएशन। जैसे उसमें थी डेड बॉडी की, क्योंकि उस वक्त मिस एप्रोप्रिएशन क्या है, एप्रोप्रिएशन ली है बाय इलीगल मीन्स। अच्छा, बाय दिस इलीगल मीन्स कैसे किसी को प्रॉपर्टी आपने ली है किसी से बाय अडॉप्टिंग इलीगल मीन्स, जो उसकी एप्रोप्रिएशन कैसे है, ली है बाय यूजिंग इलीगल मीन्स। तो उसमें दो किस्म की होता है, हो सकता है जो आपके पास एप्रोप्रिएशन है वो लीगल है, लेकिन बाद में उसका आपकी इंटेंशन डिसऑनेस्ट होगी और हमने अपने यूज के लिए इस्तेमाल कर लिया, उसको कन्वर्ट कर लिया। सर ये तो बहुत एग्जांपल्स रोज जरा कि ये केसेस हमारे पास आते हैं, और खासकर लेडीज जो है जब ये केसेस फाइल करती हैं कि जो स्त्री धन है हमारा स्त्री धन, जब उनकी शादी होती है, जो भी कॉन्स्टिट्यूट होता है स्त्री धन, जिसको वो भी क्लैरिटी नहीं है हमारे दर्शकों को कि स्त्री धन है क्या, तो जब वो अपने इन लॉज को बाद में ये क्लेम करती है कि मैंने आपको एंट्रस्ट किया था तो मुझे ये वापस किया जाए, और जो वैसे ही केसेस बहुत ज्यादा आते हैं। जो आपने बात की, आप इन इंटरेस्टमेंट एक 406 में आ जाएगा, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो जाएगा, ब्रीच ऑफ और ट्रस्ट, मिस एप्रोप्रिएशन कुछ हो जाएगा, दूसरा आ जाएगा मिस एप्रोप्रिएशन। फॉर एग्जाम्पल एक अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक समझो एक बहू है, एक उसकी सास या उसका ससुर, जहाँ उस मतलब कोई भी उसकी प्रॉपर्टी है, उसके जो ऑर्नामेंट्स हैं, चाहे वो गिफ्टेड है, बोथ द साइड्स, जो आपने बात की है वो स्त्री धन बन गया, या उसने उसका अपना धन है, अपना धन इसको रिकॉग्नाइज करती है हिंदू लॉ कि यार लेडीज की प्रॉपर्टी और वीमेन एम्पावरमेंट जो आ रही है आज होने चाहिए, जहाँ जिसपे बात करते हैं जिसपे आप जिसपे मतलब जो बात हो रही है जो करते हैं, तो उसमें वुमेन एम्पावरमेंट का ही एक स्त्रीधन। तो अगर वो कोई ले जाता है तो वो मिस एप्रोप्रिएशन हो गई। अगर किसी को ट्रस्ट किया है, मतलब उसने अपने सास को रखने के लिए दिया है, वो अपने हाल में, तो उसको सास अपने खुद कर देती है, अपने लिए इस्तेमाल कर देती है, या किसी को और दे देती है। समझो कई बार हमारे जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज हैं, बहू का आया और आगे दिया, अपनी बेटी को वालों को दे दिया वही दे। अगर तो गुड फेथ में एग्रीमेंट है, बड़े अच्छी माहौल है, अच्छा उसको लगता है कि ये मेरी जो मतलब कि फैमिली की इंटीग्रिटी रखने के लिए, उसकी खूबसूरती के लिए रखने के लिए कि यह फैमिली इंटैक्ट रहे, और वो बहू भी कहती है कि बड़ी खुशी से मेरी नंदन की शादी हो, जो मेरे वाले आप इसको दे दो, मैं बाहर में बनवा लूंगी, तो उसमें कोई बात नहीं है। हाँ, अगर डिसीटफुल मूवमेंट्स हो, डिसऑनेस्ट हो, इंटेंशन हो, तो फिर सारा आपको पता ही वापस देना, फिर तो जो होगा फिर क्राइम ऑफेंस है, फिर उसके लिए कोई भी कर सकते हैं। जज साहब, ये टॉपिक अपने आप में एक इकलौता टॉपिक बनता है, और इस पे हम एक चर्चा ज़रूर करेंगे क्राइम अगेंस्ट वुमेन पे। आज के लिए टाइम की हमारे पास कमी है। आज का जो हमारा टॉपिक था, थेफ्ट की एग्रेवेटेड फॉर्म्स, एक्सटॉर्शन, डकैती, रॉबरी, जो हमने आपसे बात की। आज तो मिस एप्रोप्रिएशन और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी समझो हो गई, बीच में आ गया, हाँ, इंटरेस्टमेंट भी हमारा हल्का हल्का सा बीच में टच आ गया। तो इसी के साथ आज हम अपनी चर्चा को फिर पूर्ण विराम देते हैं, और फिर हम एक नए टॉपिक के साथ अपने दर्शकों के साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू। थैंक यू। ठीक है।